इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हर बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक संस्था में पढ़ाया जाता है। हमारे हर विकास के गुरुओं को इसका पता है, मगर इस पर अमल कोई नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज किसी बाबा ने नहीं कहा, किसी संत ने नहीं कहा, नाना नानी दादा दादी ने नहीं कहा, अर्थशास्त्री ने कहा, जिसमें वो ये कहते हैं कि जब आपके पास कोई जूता ना हो, उदाहरण दे रहा हूं, तो पहला जूता आपको बहुत संतुष्टि देगी, बहुत संतुष्टि देगी, क्योंकि आपके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, कंकड़ चुभ रहे थे, आपको जूता मिला, बहुत संतुष्टि देगी। जब आप दूसरा जूता लेते हैं तो यूटिलिटी डिमिनिश होता है, उसका मूल्य घट जाता है, आपके लिए संतुष्टि घट जाता है। दूसरा जूता आपको उतना संतुष्टि नहीं देता है, आधा देता है। तीसरा उससे भी कम, चौथा उससे भी कम। अब सोचिए, उनका जो 40वां जूता खरीद रहे हैं, 41वां जूता खरीद रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, उनको 41वीं जूते का कुछ पता भी नहीं चलता है, इसका कोई फायदा भी हुआ या कुछ हुआ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, फिर भी खरीदते हैं। मगर उसका नुकसान प्रकृति पे उतना ही होता है जितना पहले जूते का होता है। ये मैं कह रहा हूं, पहले जूते का जितना ही नुकसान, प्रदूषण, उत्सर्जन, पशु पक्षियों की जान लेना, ये जो आज हो रहा है, सारे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, हमारे नाना नानी दादा दादी मर रहे हैं वक्त से पहले। आप दिल्ली से पूछिए, वहां पर लोगों की आयु 15 साल 10 साल कम हो रही है। तो ये उतना ही करता है वो 41वां जूता, मगर संतुष्टि कुछ नहीं देता। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज, जो अर्थशास्त्री कहते हैं। उनके गुरु जो हमें विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, फिर भी हम नहीं सुनते हैं। तो ये मैं आज एक तो दुनिया को, दूसरा हमारे ही जनजातीय लोगों को भी सुनाना चाहता हूं, पीढ़ी को, ताकि आपको अपनी संस्कृति पे गर्व हो। जो सादगी थी वो पिछड़ापन नहीं था, वो बहुत अग्रगामी था। दुनिया को आज चाहिए तो वो ज्ञान चाहिए। तो ये गर्व होना बहुत जरूरी है, वरना ये संक्रमण जो मैं कह रहा था, यूरोप से आया, दुनिया भर में फैला, भारत चीन जैसे लोगों पे ये कोशिकाएं नहीं आई, ये आपको संक्रमित कर दिया, दिमागों में ये वायरस, ये कैंसर फैलने लगा। तो इसको हमें समझना होगा और समझाना होगा वो जनजातीय लोगों को, क्योंकि इन देशों में, भारत चीन जैसे देशों में जहां वो आए नहीं, संक्रमण हुआ, दिल्ली में हुआ, बंबई में हुआ, कलकत्ता चेन्नई में हुआ, इस देश में भी कुछ कोशिकाएं अभी भी स्वस्थ हैं, जिन पे ये संक्रमण अभी नहीं लगा है, और जिसके संपर्क में आकर ये संक्रमित कोशिकाएं भी स्वस्थ हो सकती हैं, वो बचे हुए कोशिकाएं हैं आदिवासी जनजातीय। कहीं पहाड़ों में हैं, कहीं जंगलों में हैं, अब तुले हुए हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाने का। अगर मुख्य धारा से अर्थ हो कि संतुलित विकास, तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों कोई आदिवासी भूख से मरे, क्यों कोई आदिवासी ठंड से मरे, बीमारियों से मरे? बिल्कुल ना मरे। मगर अगर विकास का अर्थ है असीमित अंधाधुंध दौड़, एक बीमारी है जिसके बाद आपका विनाश शुरू होता है। तो जो संक्रमित नहीं हैं उनसे बहुत उम्मीद है, मगर हमने भी, ऐसा नहीं है कि आप इस जनजाति से हैं तो आप तो स्वस्थ हैं। इसी जनजाति में भी जो लोग पृथ्वी को हानि कर रहे हैं, अपना सोच रहे हैं और किसी का नहीं सोच रहे हैं, वो संक्रमित हैं। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली बंबई में जो है सब संक्रमित हैं, बहुत लोग हैं जो स्वस्थ बचे हुए हैं संक्रमण के बावजूद, जो हमें मदद करते हैं अपने बड़े बड़े शहरों से। मेरे साथी यहाँ दिलीप जैन जी हैं, वो आदिवासी नहीं है, मगर उनके लिए वो हर रात दिन काम करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि दिल्ली और बंबई में सब संक्रमित हों,
बचे हुए लोगों को एकजुट होना चाहिए, वो चाहे जंगलों और पहाड़ों में हो, अभी तक बचे हों, उनको एकजुट होके इस पृथ्वी के स्वास्थ्य को फिर से अच्छा बनाना होगा। इसलिए हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आप लोगों को एक तरफ तो धन्यवाद करने आया हूं कि आप अपने मूल्यों को बचाए रखने के लिए इतने 32 सालों से आप कोशिश कर रहे हैं। आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है विश्व में। 32 साल पहले शायद लोगों ने इसे हंसी में उड़ाया होगा, ये पिछड़े लोग क्या कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है। आज वही लोग विश्व गुरु बनेंगे, तब आपका मूल्य बहुत होगा। तो आप पर जो भरोसा है वो ना खोइएगा।